नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश ढोलपुरे और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। एजुकेशन और करियर से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए साधना न्यूज की एक पहले ग्लोबल सक्सेस यानी एक कदम सफलता की ओर। जी हाँ, इसी सफलता को ढूंढने के लिए हम हर सप्ताह विशेषज्ञ और शिक्षाविदों से उनकी राय जानते हैं और उनके विचार जानते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने कदम सफलता की ओर बढ़ा सके। आज हमारे साथ कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कौटिल्य एकेडमी के वेंचर नवोदय एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात समाधिया जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो नीट को लेकर, खास तौर पर एनईईटी को लेकर तमाम जिज्ञासाएं और सवाल जो है हमारे पास दर्शकों के आए हैं, स्टूडेंट्स के आए हैं, उन जिज्ञासाओं को हम शांत करेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रभात समाधिया का ग्लोबल सक्सेस में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे नीट क्या है और किस कोर्स में एडमिशन लिया जाता है? सर, नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएमएस जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए आपको नीट क्लियर करना होगी, लेकिन नीट क्रैक करने के लिए कई तकलीफें आती हैं, कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स योग्य होते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए और ख़ासतौर पर इसे क्रैक करने के लिए किस तरह की तैयारी की जा सकती है? सर, योग्यता के विषय में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें 12th क्लास के जो अपना 12th है उसमें आपका 55% होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका जो विषय है वो बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ आप मैथ्स भी हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी आपके पास में होना ही चाहिए और 12th में आपका 55% होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया के लिए आप जिस साल आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उस साल आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि नीट एनईईटी ये अब आया है, लेकिन 2016 की बात की जाए तो एआईपीएमटी तब तक जो है वो स्टूडेंट एग्जाम देते थे, सीबीएसई के थ्रू भी जो है वो सिलेक्शन होता था, लेकिन अब जो है उसमें और इसमें क्या अंतर है जी, ये समझने के लिए स्टूडेंट्स लगातार सवाल पूछते रहते हैं। सर, मैं आपको थोड़ा सा पहले हिस्ट्री की ओर लेकर चलूँगा। आज से जब पहले हमारे जो इंडिया में और स्टेट लेवल पर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे। एक एग्ज़ाम हुआ करता था एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और एक स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम हुआ करता था जिसे हम बोलते थे पीएमटी, जैसे एमपी पीएमटी, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट। अभी जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि सभी एग्ज़ाम को निरस्त करते हुए सिर्फ एक कंट्री में आपको अगर एमबीबीएस के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो एक ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिसे हम कहते हैं नीट, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एंड इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी उथल पुथल हुआ। क्या था कि पहले जो छात्र हुआ करते थे उनको बहुत सारे एग्ज़ाम देना पड़ते थे, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम देना पड़ते थे, सेंट्रल के एग्ज़ाम देना पड़ते थे। उसके कारण क्या होता था कि बच्चों के एक कोर्स को वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से एमपी का कोर्स हुआ करता था वो बिल्कुल अलग क्राइटेरिया था उसका, जो एआईपीएमटी का सिलेबस हुआ करता था उसका एक अलग क्राइटेरिया था। अभी जो अपन बात करते हैं इसमें कि अब सिर्फ सभी बच्चों के लिए जो एक ही कोर्स रहेगा। नीट में सभी बच्चे जितने भी हैं, सभी स्टेट के बच्चे हैं या यूनियन टेरिटरीज़ के बच्चे हैं, तो सभी एक ही एग्ज़ाम को देकर अपना एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। इस कारण बहुत सारी चीज़ों में बच्चों को सुविधाएं भी आई हैं, जैसे कि पहले फॉर्म भी बहुत सारे फिल करने हुआ करते थे, अराउंड 90 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाते थे, लेकिन अब सिर्फ ये 90 एग्ज़ाम को डिसमिस करते हुए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नीट कंडक्ट किया जाता है। और इसमें एक जो सीबीएसई का एक बहुत अहम रोल है कि सीबीएसई जितना भी हमारे पास में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको फॉलो करने का एक ज़्यादा बच्चों को अब हिदायत दी जाती है, या कहा जाता है कि एनसीईआरटी आपको ज़्यादा पढ़ना है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बुक, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक सिलेबस में एक क्राइटेरिया बन पाया है और उससे उनके लिए बहुत बढ़िया एक प्रेरणा मिल पाई है पढ़ने के लिए। एक खास और अहम बात ये भी उठती है कि नीट की तैयारी आखिरकार बच्चे किस एज में करें, किस क्लास से शुरू करें ताकि आसानी से जो है वो नीट की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें? सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो नीट में सिलेबस पूछा जाता है वो 11th क्लास और 12th क्लास का पूछा जाता है। तो आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप 11th से ही साथ साथ अपना जो एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं उसी के साथ आप नीट की तैयारी में भी लग जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। आप एनसीईआरटी ही अपनी एकेडमिक्स के लिए बुक्स पढ़ते हैं और नीट में भी जो बुक्स पूछी जाती हैं वो एनसीईआरटी ही है। अगर आप साथ में जितना एकेडमिक्स में आप थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू जिन्हें कहते हैं हम, उन्हें भी आप साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नीट में सफलता मिलना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा।
डॉक्टर प्रभात, यहाँ पर एक बात और एक सवाल के रूप में उभर रही है, क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट वो बेहद ज़रूरी है, या बायोलॉजी नहीं करते हैं तो आप इस फील्ड में जा ही नहीं सकते हैं? सर, इसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है बायोलॉजी लेना। आपका 10th लेवल पर आपको सब्जेक्ट जब डिसाइड करना होता है, उसमें आपके पास में बायोलॉजी होना चाहिए। वो विकल्प के रूप में भी हो सकता है और आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपके पास बायोलॉजी होना ज़रूरी है। किसी और एनी अदर सब्जेक्ट के बिना बायोलॉजी के हम कभी भी नीट में एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो होना ज़रूरी है, उसी के बाद आप धरती के भगवान यानी डॉक्टर का स्वरूप ले सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे हम एमबीबीएस की सीट की। देश में तो बड़े लेवल पर जो है वो सीटों का वितरण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश के लिहाज से सर मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें पहले हमारे पास 2016 से पहले हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छे से 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को ओपन किया है, जिसके कारण अब 13 मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं। एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 2000 मेडिकल सीट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। पहले ये नंबर आज से 4 या 5 साल पहले हम देखते हैं तो ये नंबर 800 हुआ करता था, जो कि एक छात्रों को, जो विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी में, उनको बहुत अच्छी प्रेरणा देता है कि गवर्नमेंट भी उनके साथ इसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से वो अपनी एडमिशन के लिए या अपने एमबीबीएस की तैयारी में जुट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात भी सही है। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी उठता है कि एज लिमिट को लेकर आमतौर पर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में नीट को लेकर खास तौर पर संशय की स्थिति है, उसे कैसे दूर किया जाए? नीट में सर कोशिश की गई थी पहले कि एक एज लिमिट रखी जाए, लेकिन अभी आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और अप टू दी 25 ईयर्स ऑफ एज तक आप नीट को एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। बात की जाए नवोदय एकेडमी, जो कि कौटिल्य एकेडमी का वेंचर है, किस तरह से NEET की तैयारी कराता है, यानी नीट जो है उसमें क्रैक कर जाए बच्चा? सर, हमारा मेनली जो फोकस रहता है बच्चे को NCERT बुक्स पर हम फोकस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बायोलॉजी से जो सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें 90 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली 85, 88 और कभी कभार 90 ही क्वेश्चंस आपके NCERT से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को NCERT बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना सिखाएं, उससे किस तरीके से MCQ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उनको हम सिखाएं, और उसको किस तरीके से आपको मेमोराइज़ रखना है या किस तरीके से आपको लर्निंग क्या सीखना है आपको उस बुक से, उस तरीके की हमारी कोशिश रहती है। बात की जाए टेस्ट की, मॉक टेस्ट की तैयारियाँ किस तरह से जो है वो नवोदय एकेडमी, कौटिल्य एकेडमी का जो वेंचर है वो किस तरह से जो है वो तैयारी करवाता है? सर, टेस्ट रेगुलर टेस्ट रहते हैं बच्चों के। नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप टेस्ट रेगुलर दें। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट के फॉर्मेट में ज़रूर देखें कि आपने कितना अचीव किया है या कितना अचीव नहीं किया है, और उनकी गलतियों से, जैसे आपने जब भी टेस्ट दिया है तो उसके बाद आपको उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको सही ढंग से एनालाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कतें आएंगी। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, छोटी छोटी जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनसे आपको देखना होगा कि हम कैसे उनको सुधार सकते हैं, हमारा कैलकुलस में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, या हम किन चीज़ों को मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारा कन्फ्यूजन किस लेवल पर आ रहा है। तो वो आप कोशिश करिए कि जब भी आप टेस्ट दें उसके बाद एनालाइज़ ज़रूर करें उसको। अगर एनालाइज़ करते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। यानी विश्लेषण आवश्यक है, और विश्लेषण हर चीज का आवश्यकता है, क्योंकि यदि सक्सेस पाना है तो विश्लेषक आपको स्वयं होना होगा, और विश्लेषण करना आपको हर समय जरूरी है। खास तौर पर नीट को लेकर यह है कि इंग्लिश उसको कंपलसरी माना जाता है, क्या सही है ये? नहीं सर, ये ऐसा सही नहीं है। अंग्रेजी या इंग्लिश की अगर हम जब बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किया जाता है। अगर हम MP की बात करेंगे, बाकी के अगर पूरे देश की बात करेंगे तो इस एग्ज़ाम को 400 से ज़्यादा लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। इसका मतलब सीधा तौर पर यही है कि आप जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस मीडियम से आप पढ़ रहे हैं, उस मीडियम के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। हिंदी, इसका बाद जब जो MBBS में आप जब आएंगे तब आपके लिए जो कोर्स की बुक्स रहती हैं वो सारी इंग्लिश की ही रहती हैं। तो आपके साथ एक परेशानी ज़रूर शुरुआत में आ सकती है, लेकिन जो MPMSU है, जो MPMSU मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो सभी को मान्यता देती है MBBS के लिए, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में साफ तौर पर कह रखा है कि आप अपना जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको इसमें डरना या घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो आसानी से MBBS में आने के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। या बिल्कुल, इंग्लिश से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगला सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम
और ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसको लेकर भी तमाम सवाल स्टूडेंट्स के मन में और जहन में पैदा होते हैं। सर इस एग्ज़ाम को 16 लाख से ज़्यादा बच्चे देते हैं। जितने भी बच्चे रहते हैं ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के साथ में अभी एक ये मुश्किल है कि इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सके इतने बड़े लेवल पर। इसी वजह से ये एग्ज़ाम ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पर रहता है और ये एग्ज़ाम जो है वो हर साल आपके मई जो मंथ है उसमें कंडक्ट किया जाता है। मई मंथ में फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट संडे आता है उसमें आपको कंडक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम को। और ये एग्ज़ाम पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है। पिछले साल भी सितंबर में किया गया था, इस साल भी सितंबर में ही हुआ है। लेकिन आगे चलकर जिस तरीके से हम वेव से निकल चुके हैं, सेकेंड वेव से भी हम उभर चुके हैं, आगे चलकर मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को समय पर ही कंडक्ट किया जाएगा। कब और कितनी बार जो है वो ये एग्ज़ाम दी जा सकती है, और यदि क्रैक करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी मोटिवेशनल थिंग जो है वो क्या होगी आपके हिसाब से? सर मैं मानता हूँ कि एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। जितना वो प्रैक्टिस करता है उतना ही ज़्यादा वो सीखता है। तो हम अगर इस एग्ज़ाम को अगर देना चाह रहे हैं, अगर हमने ये मन बना लिया है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आप ज़्यादातर फोकस करिए जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। आप जितना एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये बेटर रहेगा कि आप नीट में जल्दी ही सिलेक्ट होंगे। और रही बात की मोटिवेशन रखने के लिए, तो एक जो डॉक्टर को देखा जाता है एक बहुत ही समाज में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो यही काफ़ी हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हमारे पास में इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम एक समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरीके से अभी आपने भी देखा कि कोरोना में जो है कि या बिल्कुल, वॉरियर डॉक्टर्स और जो वॉरियर के कोरोना हाँ वॉरियर्स जो है वो सड़कों हाँ पर उतरे हैं, हाँ और अस्पताल में भी जो है 24 घंटे तक जो हाँ है लगातार हाँ उन्होंने सेवाएं इलाज दी। किया है, सेवाएं दी तो हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता हाँ है कि धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कहना उचित होगा कि वाकई भगवान जो है उनका असल स्वरूप जो है वो धरती पर डॉक्टर के रूप में देखा जा सकता है। सर ये तो कहने की बात है, बट मैं कहना चाहूँगा कि आप मतलब इतना ध्यान में रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं एक समाज में आपकी एक बहुत बड़ा दर्जा है, आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप निभाते हैं। और यही मोटिवेशन मेरे लिए काम करता है और मैं चाहता हूँ कि यही मोटिवेशन शायद आपके अंदर भी रहे, तो आप बढ़िया अच्छे तरीके से अपनी नीट की तैयारी कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल सबसे अहम उठता है। नीट क्रैक कर ली किसी स्टूडेंट्स ने, जी तमाम स्टूडेंट्स हर साल क्रैक करते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लिया, बीडीएस में एडमिशन लिया, उसके बाद विकल्प क्या रहते हैं? क्या वो केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं, या फिर अन्य क्षेत्रों में भी उनकी करियर की संभावनाएं रहेंगी? सर अन्य क्षेत्रों में भी करियर की संभावनाएं तो हैं। जैसे आप अगर चाहें एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आप काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। अगर आप क्लिनिकली नहीं जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं। अगर आप एज आ प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहें, या फिर आप चाहें तो एजुकेशन जो कोचिंग सेक्टर है आप वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो काफ़ी करियर ऑप्शंस भी काफ़ी हैं। और एक ऑल ओवर डेवलपमेंट जो एमबीबीएस है, ना ही आपकी सिर्फ पढ़ाई को लेकर, वो आपकी एक ऑल ओवर डेवलपमेंट, आपकी एक नेचर को लेकर, बहुत अपने एटीट्यूड को लेकर आप में बहुत परिवर्तन देता है, जिससे कि आपकी संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ सीमित क्षेत्र तक रहें। यहाँ पर डॉक्टर प्रभात समाधियादी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर तमाम जो है तैयारियों को लेकर तमाम सवाल उठते आए हैं। किस तरह से फिजिक्स जो है वो पढ़ाई जाती है, और किस तरह से पढ़ाई स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए या बायोलॉजी की? फिज़िक्स को लेकर एक छात्रों में एक थोड़ा सा डर रहता है, जो कि अभी तक मैंने महसूस किया है। जितने भी छात्रों से बात करते हैं, एक मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो फिज़िक्स को लेकर थोड़ा घबराते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप बायोलॉजी विषय को इसलिए ना चुनें कि आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता। आप बायोलॉजी विषय को इसलिए चुनें क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़ना पसंद है। ठीक, सेकंड ये चीज़ रहेगा कि अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा अगर प्रोग्रेस करते हैं, अगर आप 15 डेज़ और 20 डेज़ भी अपना मैथ्स अच्छा कर लेते हैं, तो फिज़िक्स पढ़ना आपके लिए एक आसान हो जाता है। आप शुरुआत में भी ये देखेंगे कि आपको जो फिज़िक्स नहीं बनता है वो इसी कारण से नहीं बनता है कि आपका एक बेसिक कैलकुलस वीक रहता है। अगर आप बेसिक कैलकुलस को अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं तो आपको फिज़िक्स पढ़ना आसान रहेगा। साथ साथ ही फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको किताबों के थ्रू नहीं, अगर आप अपने आसपास देखते हुए भी बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं, तो आपके ये जहन में बैठ जाएगा। आपको इसको कोई बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी जैसे विषय में आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी आती हैं जो आप पहली बार सुनते हैं और उनको आपको याद ही रखना पड़ता है। उनके लिए हम कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिस उस पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन फ़िज़िक्स में एक सारी चीज़ें ऐसी हैं, जितना अच्छा आप ऑब्जर्वेशन रखेंगे अपना, जितना अच्छा आप उसमें निकाल पाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, तो आपका फ़िज़िक्स ऑल ओवर ही बढ़िया होता जाएगा। आपको ज़्यादा बुक्स पर ना फोकस करते हुए अपने आसपास चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, देन आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी।
रही बात केमिस्ट्री विषय की, अगर मैं केमिस्ट्री विषय में बात करना चाहूँ तो केमिस्ट्री विषय को आप पढ़िए एनसीईआरटी बुक से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप ज़्यादातर फोकस एनसीईआरटी बुक्स पर रखिए, क्योंकि हम जिस तरीके से नीट के पेपर को देख रहे हैं तो एनसीईआरटी का एक बहुत अहम रोल है। वहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आएगा कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बुक्स के वो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं, और जो डेटा दे रखा है एनसीईआरटी ने, जो उनके टेक्स्ट बुक्स में लिख रखा है, वो आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। साथ ही आप इनको एक या दो बार पढ़ने से के साथ कोशिश ना करें कि आपका ये एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को अपने साथ में रखते हुए फिर एनसीईआरटी को बुक रीड करते हैं तो आपको एक समझ बन पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो नीट एग्ज़ाम बना पा रहा है। तो आप कोशिश रखिए कि उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की आप आदत डालिए कि एनसीईआरटी को हमें एक या दो बार नहीं पढ़ना है, हमें मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना है। हमें सेपरेट करना है कि कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या पोर्शन हमारे काम का है। फिजिकल जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको अगेन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। आप एमसीक्यू को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिनको आप एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चैप्टर्स रहेंगे आपके वो नोट्स पर आप वैल्यू पर बेस रखिए कि जो नोट्स रहता है उनको आप बनाइए, या आप किसी कोचिंग्स में हैं तो आप उन कोचिंग के नोट्स को फॉलो करिए, या टीचर जो हैं आपके उनके नोट्स को फॉलो करिए, और इसमें आप एमसीक्यू को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स में भी साथ साथ यही आपको याद रखना होगा कि आप एमसीक्यू को जब सॉल्व करेंगे तब आपका एक बहुत अच्छा कमांड फिजिक्स के ऊपर बनकर आ पाएगा। सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ने से फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी जैसे विषय में आपको एनसीईआरटी पे मेनली फोकस रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बायोलॉजी का जो पेपर रहता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं 85 से लेकर 90 के जो 85 टू 90 क्वेश्चंस वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। इसमें भी आपको यही तरीका अपनाना है कि बायोलॉजी में भी आपको क्वेश्चंस अपने साथ रखने होंगे। उसके बाद आप बायोलॉजी को रीड करना स्टार्ट करें और उससे आप आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे लगातार। इसमें आपको थोड़ा सा टीचर का हेल्प मैं कहूँगा कि ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रीड करने से आपको ये नहीं आएगा। आपको उसको समझना होगा, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, तभी जाकर आप इस विषय में अच्छा कर पाएंगे। और अभी तक जो देखा गया है बायोलॉजी में, जैसा देखा गया है वो ये देखा गया है कि बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। 360 का अगर हम बायोलॉजी का पेपर मान के चलते हैं तो इसमें बच्चों के जो एग्ज़ाम में मार्क्स रहते हैं वो 340, 345, 348 ये मार्क्स बड़ी आसानी से आ रहे हैं। मैं मतलब आसानी से कहने का मतलब ये है कि बच्चे अगर एक अच्छी मेहनत करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर तो वो इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको भी ये हौसला रखना होगा कि हम एनसीईआरटी पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, और उसको अगर रीड अच्छी तरीके से किया जाएगा तो बायोलॉजी में आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि बेस जो है वो तैयार करने के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण बुक्स होती है और इन्हें जरूर रीड किया जाए। अंत में बात की जाए संदेश की। डॉक्टर प्रभात समाधी, आप ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं जी। अब जो नए भविष्य के जो डॉक्टर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें, और आपका डॉक्टर प्रभात समाधिया जो है वो क्या चाहते हैं उन स्टूडेंट्स से? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के वक्त आपको एक चिंतन की ज़रूरत है कि हम इस तैयारी में जो हैं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने यहाँ थोड़ा टाइम खुद को दें। सबसे ज़्यादा टाइम खुद को देना रहेगा आपका। हर दिन मैं चाहूँगा कि आप एक रूटीन जैसा रहता है हमारा, अगर 6 घंटे की आपकी क्लासेस है तो आप 6 घंटे की क्लासेस करने के बाद 1 घंटा थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, खाना पीना खा लीजिए। देन इसके बाद आप अपने फ्रेश माइंड से ही आपको जब भी सब्जेक्ट हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप डील करें तो फ्रेश माइंड के साथ बैठिए और तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर काम करिए। आपको डेली ही तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। डिवीज़न अगर आप अगर रखना चाहेंगे तो 3 घंटा फिजिक्स आप दीजिए डेली, 2 घंटे फिजिक्स को दीजिए और 1 घंटा बायोलॉजी को रीड करिए। तो 6 आवर्स आपको खुद को पढ़ना ज़रूरी है। साथ साथ आप खुद से भी एक बात करते हुए चलिए। डेली आप खुद से एक रहिए इस चीज़ में कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, क्या मैं अपने जो टारगेट सेट कर रहा हूँ क्या मैं उनको फुलफिल कर पा रहा हूँ। ये आपको मोटिवेशन देगा। अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट होना स्टार्ट होंगे तो ये आपसे एक मोटिवेशन आता है कि इतना मैंने सिलेबस फिनिश कर लिया है और आगे भी मैं सिलेबस को फिनिश कर सकता हूँ। हार्डली हमारे पास में ऐसा सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा नीट यूजी के लेवल पर सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 3 बार रिवाइज़ करके जाना बहुत ज़रूरी है। आपको टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे उनको सीखना, गलतियों को सीखना आपको ज़रूरी है। तो इन पर ज़्यादा फोकस रहे आपका। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि 18 घंटे या 16 घंटे पढ़कर आप उनको डेली पढ़ना होता है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एटलीस्ट सेल्फ अगर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 6-7 आवर्स और 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स तक हम जा सकते हैं, जिसमें हम अपने फ्रेश माइंड को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा एक्सर्शन करने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, तो वो उतने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ हम नहीं कर सकते। और आपके लेवल पर अगर आप डेली आप रूटीन को फॉलो करिए, आप डेली इन चीज़ों को पढ़ाई करिए कि 6 आवर्स हमें डेली पढ़ना है। आप इसको रूटीन को ब्रेक नहीं करना है आपको, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया रहेगा।
यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है यदि नीट में यदि आपको सक्सेस पाना है, नीट क्रैक करना है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें सुधार करना होगा, एकाग्रता की आपको आवश्यकता होगी, रूटीन को आपको फॉलो करना होगा, साथ ही सिलेबस को बार बार पढ़ना होगा और इसके अलावा टेस्ट पेपर जो है उसको 3 बार कम से कम एग्ज़ाम के पहले जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। तो निश्चित तौर पर सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी, जैसा कि डॉक्टर प्रभास समाधिया हमें बता रहे थे। फिलहाल हम लेंगे उनसे इजाज़त, क्योंकि नवोदय एकेडमी कौटिल्य एकेडमी का वेंचर है और उसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रभास समाधिया ने हमारे कई सवालों का समाधान किया और कई भ्रांतियों का भी समाधान किया। तो धन्यवाद डॉक्टर प्रभास समाधिया का हमारे साथ जुड़े। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के एजुकेशन और करियर से संबंधित यदि कोई भी सवाल या जिज्ञासाएं हैं तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर्स पर अपनी राय भेज सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हर हफ्ते की तरह हम इस हफ्ते भी इजाज़त लेंगे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे साधना न्यूज़ पर ग्लोबल सक्सेस के साथ एक कदम सफलता की ओर।